तो सबसे पहली चीज़ तो प्राथमिक चीज़ ये है कि जो कूड़ा है, जो वेस्टेज है, उसको किस तरीके से डिसॉल्व करा जाए। चुनाव लड़ने से पहले का विजन और चुनाव जीतने के बाद का विजन कई बार बदल जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि रोजगार हम बहुत डेवलप करेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जहां पर रोजगार के अवसर ही दिख नहीं रहे हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगे आप इसको? जो ये व्यवस्था है, ये सब अधिकारियों के हाथ में है। तो शासन तो सरकारों का नहीं, सरकार उस पे मॉनिटरिंग करती है। का मंत्रियों का रोल ही नहीं है। नहीं, रोल सबका है। मान लीजिए कि संजय गुप्ता जी चुनाव लड़ते हैं हरिद्वार से, टिकट अगर उन्हें हो जाता है नगर निगम से, तो क्या परिस्थिति होगी फिर? मेरा मानना यह है कि चुनाव उसे लड़वाना चाहिए पार्टी को जो वास्तव में डिजर्व करता हो। सबका दावा है कि वो जनता के बीच है, सबका दावा है कि वो ज़्यादा जनता के करीब है। तो ऐसे कंडीशंस में पार्टी फिर किस बिहाफ पे अगर किसी को टिकट देगी तो देगी? वो कर्ज अगर आज थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हुआ, तो जो पिछली सरकार रही उसने ऐसा कोई काम करा होगा जिसकी वजह से आज वो कर्ज को बढ़ाना पड़ा। आप समझिए मेरी बात। आप सुनिए, पिछली सरकार को बदला गया इसी बेसिस पर कि भाई तुमने कर्ज ज़्यादा ले लिया है। कर्ज ज़्यादा पिछली सरकार ने लिया, कर्ज अगर लिया 100 रुपये और मैंने आकर के ले लिया कि भाई 200 रुपये और दे दो मुझे, तो ये कर्ज तो हमने बढ़ाया ना, हमने घटाया नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कोई आ रही है तो गवर्नमेंट तो पिछले वाली चीज़ों को सुधार के ठीक करने की कोशिश करेगी या और कर्ज बढ़ा देगी। ऑप्शन अगर आपके पास आया कि भाई एक तो पद ले लो या दूसरा चुनाव लड़ लो, क्या करेंगे? कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आज से आने वाले पहले लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम भी अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि हम भी जनता के बीच में जाएं। दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। मेरा नाम है अखिलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करेंगे हरिद्वार नगर निगम की। सबसे बड़ी बात चुनाव में मुख्य अगर हम कहें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है तो वो होता है जातीय समीकरण। अब आप ये कहेंगे कि जब मैं बात करता हूँ पॉलिटिक्स की तो जातीय समीकरण की क्यों बात कर रहा हूँ? जाहिर सी बात है, अगर आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तो जातिगत व्यवस्था या जातिगत जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि किसको आप टिकट दे रहे हैं, कहां से किसको आप देने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हर पार्टियों में अगर आपने देखा होगा तो कहीं ओबीसी मोर्चा है, कहीं SC/ST मोर्चा है, तो कहीं कोई समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। ऐसे आप बहुत सारे खबरें भी देखते हैं, बहुत सारे सिनेरियो भी पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं। हरिद्वार नगर निगम में आखिर मैं इस सिस्टम का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हरिद्वार नगर निगम में लगातार मदन कौशिक जी विधायक हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब निगम का चुनाव होने वाला है। निगम का चुनाव इसके पहले महिला सीट कर दिया गया था और इसके पहले कोई और, मतलब लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं। और इस वक्त अनीता शर्मा जी हैं जो कि नगर निगम के मेयर हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या अभी जो चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, इसमें क्या सीट जनरल होगी तो किसको देगी भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट? मतलब पंजाबी को देगी या किसी बनियों को देगी या किसी ब्राह्मण समाज को टिकट देगी या किसी और को टिकट देगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। और आज कहीं ना कहीं अगर हम पूरे हरिद्वार और रुड़की के समीकरण को देखने की कोशिश करेंगे तो एक पक्ष दिखता है कि हो सकता है कि शायद पंजाबी चेहरे की तरफ भारतीय जनता पार्टी रुख कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पंजाबी चेहरे की तरफ अगर रुख करेगी तो वो पंजाबी चेहरा क्या होगा? खैर, ये सारे विषय हैं, लेकिन इसी विषय को लेकर के भी एक बड़ा सवाल हमारे साथ हैं हरजीत सिंह जी। इनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या हरिद्वार नगर निगम का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कई पदों पर आप रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती, चुनाव लड़ेंगे? मैं सीधी बात आज कर ले रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आज हम इस रूप में यहाँ पे बैठे हैं जो नगर निगम की आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पार्टी अपना निर्णय लेगी, अगर पार्टी समझती है कि हाँ नगर निगम में हमें किसी पंजाबी कैंडिडेट को लड़वाना चाहिए,
तो अगर पार्टी मेरे पे विश्वास जताएगी तो बिल्कुल मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, अगर पार्टी कहती है। मैं तो सबसे पहले डायरेक्ट आ गया कि आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। मैं अब एक सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के लिए सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वो पंजाबी चेहरे की तरफ जाने की कोशिश करेगी? ऐसा कोई समीकरण आपको दिखता है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये मानता हूँ कि जातीय समीकरण ठीक है, पार्टी अपना देखती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर उस व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए जिसने समाज के लिए कुछ करा हो। और वास्तव में जो स्थिति आती है, जिसने अपना समय देकर समाज की जनहित की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनका एक तरीके से जो वो टैक्स देते हैं, चाहे वो नगर निगम से रिलेटेड समस्याएं हों और चाहे वो कोई और समस्याएं हों, जिनका निराकरण, जिनका सॉल्यूशन उनको निकालने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने उनकी मदद करी हो, चाहे वो किसी समाज से आता हो, मेरा मानना यह है कि चुनाव उसे लड़वाना चाहिए पार्टी को जो वास्तव में डिज़र्व करता हो। और जहाँ तक बात अब समाज में आ जाती है, जाति समीकरण की आ जाती है, तो वो हर पार्टी के जो उच्चीय स्तर के नेता होते हैं, प्रदेश स्तर पे वो चीज़ें तय होती हैं कि किस व्यक्ति को देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि हम जनता के बीच में रह के जनता का काम करते हैं। बाकी ये सब निर्णय जो हैं, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो हमारे प्रदेश स्तर पे होते हैं। शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तय करता है, तय करता आया है, ये तो चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि ये पार्टी डिसाइड करती है। पार्टी के कई ऐसे पैरामीटर हैं जिस पैरामीटर पर पार्टी डिसाइड करती है। और आपने कहा कि जनता के बीच जो हो, अब जितने भी उन लोगों से चर्चा कीजिए जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सबका दावा है कि वो जनता के बीच हैं, सबका दावा है कि वो ज़्यादा जनता के करीब हैं। तो ऐसे कंडीशंस में पार्टी फिर किस बिहाफ पे अगर किसी को टिकट देगी तो देगी? देखिए, यही तो शीर्ष नेतृत्व की जो निगाहें हैं ना हमारी, वो हर जगह रहती हैं। यही तो पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका ये एक जो काम करने की शैली जिसे आप कह सकते हैं, वो इस प्रकार की है। उन्हें अपने प्रत्येक कार्यकर्ता का पता होता है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता का क्या प्रभाव है और वो कितना कैलिबर उसके अंदर है और उसे किस लेवल तक हमें लेकर जाना है और हमारा कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँच सकता है, क्या उसकी छवि है। तो उसी हिसाब से पार्टी अपने जो भी कार्यकर्ता हैं उनके लिए रूपरेखा तय करती है और पार्टी के आगे फिर पार्टी जो डिसीजन ले लेती है उसके आगे फिर सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर उसको जिताने में लगते हैं। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं समाज का कोई रोल नहीं होता? क्या समाज को पार्टियां नहीं देखती हैं? आपने कहा कि भाई हमें जातिगत चीज़ों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर बात यह है कि ऐसा हर इलेक्शन में देखा जाता है कि जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत ही टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो सवाल यह है कि मैं फिर से उसी विषय पर आ रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज़ लोगों को ये समझना जरूरी है, या मैं समझता हूँ कि ये जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या इस बार टिकट जो है होगा तो किधर हो सकता है, किसको हो सकता है? क्या ऐसा कोई नियम बना हुआ है कि विधायक कोई ब्राह्मण चेहरा लड़ेगा और नगर निगम कोई पंजाबी चेहरा लड़ेगा, या कोई बनिया चेहरा लड़ेगा, या कोई ब्राह्मण चेहरा लड़ेगा? मतलब आखिर वो भी डिसाइड होता है तो किसी न किसी बेस पर डिसाइड होता है। रुड़की को भी कहीं ना कहीं एक बेस माना जाता है कि रुड़की में किसे टिकट हो रहा है, फिर हरिद्वार में किसे टिकट होगा, वो एक बहुत बड़ा बेस माना जाता है। तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखता हुआ या नजर आता है कि इस बार जो है टिकट जो है किस समाज को हो सकता है ज़्यादातर? देखिए, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ, हाँ। लेकिन क्या है कि हर समाज की एक अपनी अहम भूमिका रहती है, वो अपने समाज के अंदर रहती है और हर समाज के लोग जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो लोग हर समाज के कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो हर जगह अलग अलग फील्ड में प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें से जो पार्टियों में प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, समाज उन्हें आगे बढ़ाने का काम करता है। ये काम हो गया समाज का। और जो हमारी पार्टी है, जिस प्रकार से आपने बताया कि क्या पार्टी निर्णय लेगी, तो वो निर्णय तो पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है, लेकिन पार्टी भी समीकरण के ऊपर तय होती है। जैसे आपने बताया, हमारे यहाँ के जो हरिद्वार के विधायक हैं वो माननीय मदन कौशिक जी हैं, रानीपुर के विधायक जो हैं वो आदेश चौहान जी हैं, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष संदीप गोयल जी हैं, तो हमारे बनिया बिरादरी भी है यहाँ पे, हमारी ब्राह्मण बिरादरी भी है, हमारी चौहान बिरादरी भी है। तो पार्टी ये सोच सकती है कि क्या
हम एक पंजाबी समाज के बंदे को भी एक प्रतिनिधित्व दे के बैलेंस करने की क्या कोशिश कर सकते हैं। मतलब इस तरीके की प्रक्रिया जो भी निर्णय लेगी वो एक हमारी शीर्ष नेतृत्व की पार्टी लेगी और वो ही सोचती है कि आगे क्या करना है। हमारा काम सिर्फ इतना है, हमें जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करनी है, जनता का काम करना है। और जो हमारे चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो गई, चाहे हमारी राज्य सरकार हो गई, जो भी इनकी उपलब्धियां हैं वो जनता के प्रत्येक नागरिक तक, अंतिम छोर का जो गांव का व्यक्ति है उस तक हम अपने सरकार की स्कीमों को, सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें किस प्रकार से क्रियान्वित करवा पाएं, ये हमारा काम रहता है, वो हम करते हैं। वो बिल्कुल सही बात है कि आप जो है जिस पर्सपेक्टिव में सोच रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अब आपने कहा कि भाई दो चीज़ें आपने एक साथ कही, एक संगठन का जिला अध्यक्ष जी और दूसरा हरिद्वार के विधायक। जी, एक तरफ ब्राह्मण, दूसरी तरफ आपने बनिया जिक्र कर दिया, तो आपने कहा कि पार्टी सोच सकती मैंने है, सिर्फ इशारा यही है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि एक ऐसा समीकरण है। हाँ। बाकी देखिए ये तो अभी बहुत लंबा तैयारियां तो कई बार समीकरण देख के ही तो की जाती हैं। ठीक है आपकी बात, लेकिन लोग आगे टिकट तो समीकरण देख के ही मांगेंगे ना। बिल्कुल ठीक है। देखिए पार्टी में चाहे टिकट हो चाहे कोई वो पद हो, मांगना प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है और प्रत्येक कार्यकर्ता हर पार्टी के अंदर अपनी बात को रखता है जिस हिसाब से उसका लेवल होता है। देना ना देना ये सब तय करना संगठन का काम है। उच्च स्तरीय हमारे जो कमेटी बनती है, जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, उन सब लोगों का काम है, वो सब लोग करेंगे। पर ऐसा होता है ना कई बार कि भाई अगर समीकरण देखा जाए तो वो तो मेरा बन रहा था या फिर हमारे समाज का बन रहा था, दे दिया किसी और को। मान लीजिए कि एक प्रोस्पेक्ट्स अगर हम देखते हैं, मान लीजिए कि संजय गुप्ता जी चुनाव लड़ते हैं हरिद्वार से, टिकट अगर उन्हें हो जाता है नगर निगम से, तो क्या परिस्थिति होगी फिर? देखिए ऐसा है ना, परिस्थिति तो सारी भाजपा के पक्ष में ही रहनी है। अगर कोई भी चुनाव लड़े, फिर एग्री हैं आप? हाँ बिल्कुल, समाज भी एग्री है? समाज भी, देखिए समाज क्या तय करेगा, समाज की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। समाज के साथ समाज तय करेगा, वो समाज के बीच में बैठ के तय होगा। लेकिन हाँ, पार्टी के नाते हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा वो हमारे सर माथे रहेगा। और जो पार्टी, आज तक पार्टी ने मेरे को इतने पद दिए, मैं युवा मोर्चे में मंडल अध्यक्ष रहा, फिर युवा मोर्चे का जिले का उपाध्यक्ष रहा, मेन बॉडी में जिला मंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा, युवा मोर्चे में प्रदेश मंत्री रहा, 3 बार युवा मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, अभी भी मेरे को पार्टी ने प्रदेश महामंत्री बना रखा था, और भी कई पदों पे संयोजक रहा, सांसद प्रतिनिधि रहा। तो मैं 2001 से और आज तक 2023 तक किसी ना किसी पद पे पार्टी ने मेरे को जिम्मेदारी दी और मैंने उस जिम्मेदारी का निभान करा है। तो पार्टी हमें जो भी जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी को हमें करना है, उस काम को करना है और पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, सिर्फ इसी के बारे में हमें सोचना है। ठीक है, आपने कहा कि आपने जिम्मेदारियों की बात कर दी। मैं जिम्मेदारी संबंधित एक सवाल कर लेता हूँ। दो अगर चॉइस अगर आपके पास हो, मतलब आपका थॉट कहीं ना कहीं जनता के बीच जाएगा कि अगर आपके पास दो चॉइसेस हो, एक चॉइस है कि फिर से जैसे आप लगातार, आपने संगठन की बात की, संगठन में आपको लगातार पद मिलते रहे, आप पद पे आप आसीन होकर के जो भी काम करना था अपने काम करना आप करते रहे। सवाल यह कि एक ऑप्शन अगर आपके पास आया कि भाई एक तो पद ले लो या दूसरा चुनाव लड़ लो, क्या करेंगे आप? देखिए मैंने आपको वही बात कहूंगा। देखिए नहीं, ये तो ये चॉइस की बात है। चॉइस की बात, मैं सीधा चॉइस की बात करूं भाई, ताकि लोगों को भी मालूम चले। और आप शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं इस चीज को देखेगा, समझेगा कि भाई हरजीत सिंह जी की चॉइस क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। देखिए मैं, वो तो अलग बात है कि आपको जो मिलेगा आप कहेंगे। देखिए हर किसी नेता का एक जनाधार वाला जो नेता होता है उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है। देखिए सिर्फ यही नहीं है कि मेरे को सिर्फ चुनाव लड़ना है। देखिए एक सोच होती है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि मैं भी ये चाहता हूँ कि आज से आने वाले पहले लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, लेकिन हम भी अपने आप को आजमाना चाहते हैं कि हम भी जनता के बीच में जाएं। एक हमारी जो सोच है कि हम चाहते हैं कि नगर निगम कैसा हो, मतलब हम अपनी तरफ से उसमें एफर्ट डाल के अगर नगर निगम की चुनाव की बात करें तो उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। आपने कहा कि भाई वो क्या सोच होनी चाहिए, तो मैं वही कह रहा हूँ क्या सोच होनी चाहिए, आप वही जवाब दे दीजिए फिर हमें। देखिए अगर हम नगर निगम की बात करते हैं तो मेरी आइडियोलॉजी जो है, मेरा ये है कि आज से पहले चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, सब लोगों ने काम करा और सब लोगों ने अपने तरीके से अच्छा काम करने की कोशिश करी।
लेकिन मेरी आइडियोलॉजी ये है कि अगर मेरे को पार्टी इस रूप में मौका देती है तो सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हरिद्वार है ये एक तरीके से हम सांस्कृतिक राजधानी, हम पूरे देश की इसे कहते हैं, एक धरोहर कहते हैं हम। और यहाँ पे चाहे वो बड़े से बड़ा त्यौहार हो गया, चाहे वो कुंभ कह लीजिए, चाहे वो कावड़ मेला कह लीजिए, और चाहे वो अन्य कोई भी त्यौहार कह लीजिए, यहाँ पे हर त्यौहार यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया वो तो अभी भी होता है, और वो अभी भी होता कांवड़ है। क्या नहीं होता, क्या कुंभ नहीं होता? तो मेरा मानना ये है, अंतर क्या आया? अंतर वही मैं बता रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार नगर निगम एक देश का एक ऐसा नंबर 1 नगर निगम बने जिसमें कहीं भी कूड़ा या कचरे से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। उसका एक हम ऐप बनाएं, उस ऐप को बनाकर 24 घंटे के अंदर उसमें एक ऐसा वो हो कि 24 घंटे में जहाँ पे उस ऐप के अंदर कूड़ा डाला है वहाँ पे 24 घंटे में साफ़ हो। कोई भी नगर निगम से रिलेटेड अगर कोई समस्या हो तो वो उस ऐप के अंदर 24 घंटे के अंदर क्लियर होनी चाहिए। हमारी जो हर की पौड़ी है, हमारी हर की पौड़ी, जैसे आज मोदी जी का सपना है, काशी विश्वनाथ को मोदी जी ने, आपने देखा तो आज आप देखने जाएं और आपने पहले का देखा होगा तो आपको ऐसा लगेगा आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आज की क्या स्थिति हो गई। आप गोल्डन टेम्पल जाएं, आप पंजाब जाएं, आप जहाँ पे आदमी का काम करने का इच्छा होती है, जहाँ सोच होती है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो आइडियोलॉजी है उसको पूरा विश्व मानता है। तो मेरा भी एक सपना है कि हर की पौड़ी को एक विश्व स्तरीय पहचान जो आज पूरे देश में है जिसकी, उसका इस तरीके से सौंदर्यीकरण करा जाए। बता रहे हैं कि वैश्विक पटल पर आप जो है अब हरिद्वार को रखना चाहते हैं, धर्मनगरी हरिद्वार को रखना चाहते हैं, आप हर की पैड़ी का जिक्र कर रहे हैं कि हर की पैड़ी को भी कहीं ना कहीं लोग वैश्विक पटल पर देखें, विश्व के बहुत तमाम लोग देखें, लेकिन सब देखते हैं सौंदर्यीकरण, उनकी सौंदर्यीकरण की बात। भाई आपके विधायक इतने साल से लगातार हैं, तो ये काम तो विधानसभा के विधायक करेंगे, सांसद करेंगे, और आप करें नगर निगम में आकर के आप कर देंगे? नहीं, नगर निगम का एक दायरा है, नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में, देखिए उसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में सौंदर्यीकरण का काम करने का काम उसका है, लेकिन वैश्विक पटल पर रखने का काम तो आपके विधायक और आपके सांसद का है। देखिए ये आप कैसे करेंगे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, जो विधायक और सांसद का काम है वो कर रहे हैं। आप आज के टाइम में हर की पौड़ी जाके देखिए तो ऐसा नहीं है, आज हर की पौड़ी का एक अलग ही दृश्य है। आज व्यक्ति जब हर की पौड़ी को देखता है, मतलब कुछ खराब ही नहीं है, सब नहीं, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा तो फिर अच्छा सब हो रहा है, तो मतलब जितने लोग कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो आदमी अपने मन से कुछ करने की कोशिश करता है वो अच्छा ही करने की कोशिश करता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा कर पा रहा है और जनता उसको कितना एक्सेप्ट करती है। मैं भी अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैंने ये कहा, जैसे हम हर की पौड़ी जाने का जो रास्ता है, अगर उस रास्ते की बात करें, उस रास्ते में अगर जिस तरीके से काशी विश्वनाथ हम जाते हैं या हम कहीं अच्छी धरोहर जाते हैं तो वहाँ पे चलने के लिए फुटपाथ होता है, अच्छी लाइटें होती हैं, अच्छी व्यवस्था होती है, तो वो बनाने की कोशिश ऐसे नहीं है कि पुराने लोगों ने नहीं करी, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि एक उसको इस रूप में बनाया जाए कि विश्व भर से जब वो लोग वहाँ पे आएँ तो वो एक अच्छा मन के अंदर एक दृश्य लेकर जाएं और समाज के बीच में इस चीज़ की चर्चा करें कि ये दृश्य जो है हमने आज से पहले यहाँ पे नहीं देखा था। अगर हम नगर निगम के क्षेत्र की बात करें जी, तो यहाँ की एक तो आपने सांस्कृतिक धरोहर की बात की, सांस्कृतिक धरोहर की बात की, यहाँ की स्वच्छता को आप लेकर आना चाहते हैं नंबर 1। अच्छा, आपको पता है कि पूरे भारत में नंबर 1 नगर निगम कौन सा है स्वच्छता के दृष्टिकोण से? देखिए पूरे भारत में नंबर 1 स्वच्छता के दृष्टिकोण से, नंबर 1 स्वच्छता की दृष्टि से जो नगर निगम है वो गुजरात का जो हमारा अहमदाबाद वाला है वो नंबर 1 है। नहीं, वो है इंदौर नगर निगम लगातार जो है स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। खैर, अब दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर हम जिक्र करें कि ये हरिद्वार में ऐसी कौन सी समस्या आपको दिख रही है जिसका आपको लगता है कि अगर मैं आता हूँ तो मैं सबसे पहले, चूंकि आपने ऐप का जो तरीका बताया, मैं समझता हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि अगर हमने कोई, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ रही है, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तमाम चीज़ें हैं जो डेवलप हो रही हैं। विकसित देशों में भी हमारा देश आ सकता है, अभी तक तो हम डेवलपिंग फेज में ही चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सबसे पहले हम रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले सब सुधारने की कोशिश करेंगे, जो बड़ी प्रॉब्लम आपको दिख रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि हरिद्वार नगर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो कूड़े की समस्या है। हम कूड़ा घरों से कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हम पूरा अच्छी तरीके से डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे, और वो जो डिज़ोल्व ना करने की स्थिति में कहीं ना कहीं वो कूड़ा जो है वो
गंदगी का जो रूप ले लेता है, उसमें हम किस तरीके से उस प्लांट की जो कैपेसिटी है उसे बढ़ा के उस वेस्टेज कूड़े से क्या हम कुछ ऐसा सुधार करके कुछ ऐसा हम खेतों के लिए कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जैसे हम खेती करते हैं उसमें काम आ जाए, या कोई और उससे कोई चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो प्राथमिक चीज़ ये है कि जो कूड़ा है, जो वेस्टेज है, उसको किस तरीके से डिसॉल्व करा जाए, जो सबसे पहली प्राथमिकता है। और उसके बाद कई अन्य ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर सबसे पहले कूड़े को डिसॉल्व करना, जो वेस्ट दूसरा मटेरियल है दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे हरिद्वार नगर निगम के अंदर इतनी जगह हैं जहाँ पे हम पर्यटन की दृष्टि से आज हरिद्वार के अंदर एक कोई ऐसा बड़ा पार्क या ऐसी एक कोई बड़ी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम अपने बच्चों को या अपने जो लोग हैं उन्हें ले जाके वहाँ पे घुमा सकें या वाटर स्पोर्ट्स करवा सकें। अगर हम नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के अंदर इतनी कैपेसिटी है पर्यटन की दृष्टि से कि हम यहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन जो है गंगा जी के जो साइड वाला पार्ट है उसमें जो हमारी ये कैनाल जाती है नहर वाली, इस वाली तरफ हम कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी वाटर स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है वो हम उसमें विकसित करके एक बहुत बड़ा पार्क बना सकते हैं। हमारे जो धरोहर हैं, चारों धाम हैं, चारों धाम का एक छोटा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के लोगों को, क्योंकि हरिद्वार भी ये कहा जाता है कि चारों धाम का प्राथमिक गेट है, यहाँ से जो है यात्रा शुरू होती है, तो वहाँ पे एक चारों धाम का एक धरोहर बनाकर हम जो है वो लोगों को उसमें एक दृश्य दिखा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा होगा जो हमारा पुराना हर की पौड़ी जो हमारा पुराना कुंभ मेला लैंड है, पहले के समय में एक पीछे पटरी चला करती थी यहाँ पे, उसमें छोटी ट्रेन जाया करती थी, तो कुछ इस तरीके का हम ट्रेन से जो है वो घुमा सकते हैं। मतलब कई तरीकों की पर्यटन की दृष्टि से कई ऐसी चीज़ें हैं, जब आदमी हरिद्वार तीर्थ नगरी में आता है तो वो वहाँ पे भी होके जाए, पर्यटन की दृष्टि से स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, और वो रोजगार जो लोगों को मिले वो स्थानीय हो, स्थायी रोजगार हो, जिससे यहाँ की जनता भी उस चीज़ का लाभ ले सके, और बाहर से जो यात्री यहाँ पे आता है वो भी एक दृश्य यहाँ से लेकर जाए कि हरिद्वार में इस तरीके की चीज़ें हैं। ऐसा काम भी करने की हमारी योजना रहेगी। बहुत बहुत सटीक, मैं समझता हूँ बहुत सटीक आपने आंसर किया है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको सुन रहे होंगे, सुन करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि हरजीत सिंह के पास कम से कम इस चीज़ को एक विज़न, एक प्लान दिख रहा है। अब वो अलग बात है कि कई बार चुनाव लड़ने से पहले का विजन और चुनाव जीतने के बाद का विजन कई बार बदल जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि रोजगार हम बहुत डेवलप करेंगे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जहां पर रोजगार के अवसर दिख नहीं रहे हैं, और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सबके पेपर ही लीक हो जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कुछ स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं, नहीं, पेपर लीक हो जाना स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे कुछ ऐसे अधिकारी कह लीजिए, क्योंकि जो ये व्यवस्था है ये सब अधिकारियों के हाथ में है, तो शासन तो सरकारों का नहीं, सरकार उस पे मॉनिटरिंग करती है, का मंत्रियों का रोल ही नहीं है। नहीं, रोल सबका है। हाँ। हम मॉनिटरिंग करते हैं, और जहाँ पे जो सरकार की तरफ से कमियां देखते हैं कि यहाँ पे ये कमियां पाई गई हैं, उस पर सरकार एक्शन लेती है। आपने देखा, आप ये बताइए, क्या कोई भी अधिकारी बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई गलत काम कर लेता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कभी कभार गलत काम जरूरी नहीं है संरक्षण में रह गई हो, ना कभी कभार तो हो सकता है, पर सारे काम नहीं, ना सारे पेपर लीक हो जाना, सारी समस्याएं आ जाना बिना राजनीतिक संरक्षण कैसे हो सकता है? ये आपका जो जवाब है इसमें मेरे से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो हमारे यहाँ के मंत्री हैं या यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं वो दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी आइडियोलॉजी कहती है, क्या कहेंगे, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, हैं जी, भारतीय जनता पार्टी ने उतना रोजगार डेवलप किया जितना उन्होंने कमिट किया था, जितना कहा था? देखिए, रोजगार के मामले में मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूँगा, आज हमारा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं पूरा देश इतना विकसित हो चुका है, और चाहे आप रोजगार की बात करें, चाहे आप डेवलप की बात करें, आज उत्तराखंड के अंदर हमारे अटल जी ने सिडकुल दिया था। आज जो ये सिडकुल आया, इस कारण से आप देखिए कि हरिद्वार की कैपेसिटी आज क्या हो गई है। आज रोजगार की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे दुर्गम क्षेत्र भी हैं, दुर्गम क्षेत्र के अंदर भी आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो हमारे जो राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं वो वहाँ तक पहुँच रही है।
आप सिलेंडर की बात करें, जो हमारी चाहे वो उज्ज्वला योजना की बात करें, तो आज चाहे कन्या योजना की बात करें, आज जो है हमारी जितनी भी योजनाएं हैं वो सब धरातल पे आके क्रियान्वित हो रही है। पहले धरातल पर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कई बार ऐसे आपको ये भी पता होगा कि खैर मैं बहुत सारे बड़े विषयों पे इसलिए नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब चुनाव हम जब नगर निगम की करते हैं तो नगर निगम की बात मैं करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। कई बार ऐसे विषय आ जाते हैं जब तत्कालिक परिस्थितियाँ होती, बहुत सारे जवाब होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भाई कर्ज भी है, कर्ज भी उत्तराखंड सरकार पर डबल हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो कर्ज था वो डबल हो गया, और डबल कर्ज करने के बाद आप सुविधाएं 50 दे दीजिए, कर्जा तो हमारे सर पे ही आना है। तो ये कहीं ना कहीं ये विफलता भी दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। क्योंकि ये तो आप मानते हैं अगर 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 हमारे सर पे कर्ज बढ़ रहा है तो ये तो है निगेटिव पार्ट ऑफ हमारा जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है, या जो सरकार है, सरकार का फेलियर तो मानेंगे इस बात को। देखिए ये भी एक, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपसे कहूँगा अखिलेश जी कि इसमें थोड़ा सा क्या है कि जो कभी कभार सामने दिखाई देता है वो कभी कभार उससे भिन्न उसका परिणाम होता है। क्योंकि अगर कर्ज वो आज बढ़ा तो वो ऐसा नहीं है कि वो पिछले 6 महीने में कर्ज बढ़ गया या पिछले साल भर में कर्ज बढ़ गया। वो कर्ज अगर आज थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हुआ तो जो पिछली सरकार रही उसने ऐसा कोई काम करा होगा जिसकी वजह से आज वो कर्ज को बढ़ाना पड़ा। आप समझिए मेरी बात। आप सुनिए, पिछली सरकार को बदला गया इसी बेसिस पर कि भाई तुमने कर्ज ज़्यादा ले लिया है। कर्ज ज़्यादा पिछली सरकार ने लिया, कर्ज अगर लिया 100 रुपये और मैंने आकर के ले लिया कि भाई 200 रुपये और दे दो मुझे, तो ये कर्ज तो हमने बढ़ाया ना, हमने घटाया नहीं। हमें क्या करना चाहिए, अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कोई आ रही है तो गवर्नमेंट तो पिछले वाली चीज़ों को सुधार के ठीक करने की कोशिश करेगी या और कर्ज बढ़ा देगी। देखिए यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो आपने ऐसा उन्होंने काम करा जिससे हमें आज कर्ज ज़्यादा लेना पड़ा, लेकिन हमारी जो आने वाले 5 साल के 10 साल के जो प्रोजेक्ट हैं वो जब हमारे इम्प्लीमेंट होने शुरू होंगे तो हमारी स्थिति ऐसी होगी, जो हमने कर्ज आज लिया है वो कर्ज भी माफ हो जाएगा। और जो पिछली कांग्रेस की सरकारों ने गलत, कर्ज कहाँ माफ होता है सर, बैंक ना बैंक वाले माफ नहीं, मतलब दिया जाएगा हाँ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, भाजपा की जो सरकार है वो एक आइडियोलॉजी के साथ काम करती है, एक उद्देश्य के साथ काम करती है, एक सोच के साथ काम करती है। तभी उन्होंने कहा कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है। इसलिए ही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो देश हित में होगा वो काम हम करेंगे। चलिए अब दोस्तों ये देश हित की बात होने लगी। देश हित की बात पे आज का हम ये पूरा डिस्कशन का विराम देते हैं, और मुझे लगता है कि देश हित पे चर्चा जरूर होती रहेगी। 2024 के चुनाव हैं, देश हित को लेकर के आप लोग जो कुछ कहना चाहेंगे हम आपके बीच जरूर आएंगे और आकर के आपसे चर्चा करेंगे, और हम कहेंगे इस बार जनता की जय होगी, यानी जनता से सवाल होंगे और जनता के ही जवाब हमारे चैनल पर आप देखेंगे। लेकिन आज हरिद्वार नगर निगम को लेकर के चर्चा हो रही थी, हम चले गए अलग अलग पर्सपेक्टिव में। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कर्ज बढ़ा उसके पीछे का दोषी कौन है, कारण क्या है? क्या पिछले सरकारों के ऊपर ही यह दोष देंगे? रोजगार को लेकर के भी क्या दोष सब पिछले सरकारों को देंगे? खैर, अब वर्तमान समय में हरिद्वार नगर निगम की परिस्थितियों को लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या किसी पंजाबी चेहरे को टिकट देने के चांस भारतीय जनता पार्टी में दिखते हैं? अगर दिखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ दीजिए, और नहीं लिखते हैं तो सीधा आप लिखिए कि पंजाबी चेहरे को टिकट होने की कोई संभावना नहीं है। यानी स्वतंत्र रूप से आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब आप दे सकते हैं। और भी हरिद्वार नगर निगम को लेकर के अलग अलग लोगों से चर्चा होगी, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। हो सकता है कि हरजीत सिंह से भी हम दोबारा चर्चा करें, इन्होंने जो कहा है उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है कि क्या इन्होंने जो कहा वो सही कहा है या नहीं कहा है। तो देखिए मैं आपकी बात से हर चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति एक सोच के, अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ काम करता है वो हमेशा एक उद्देश्य से काम करता है, और जिसका उद्देश्य इस देश हित में होगा उसे ये लगेगा कि नहीं, मैंने इस देश के लिए कुछ करना है, इस जनता के लिए कुछ करना है। जहाँ मैं जमा हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, अगर मैंने वहाँ के लिए ही, मातृभूमि के लिए कुछ नहीं करा तो मैं पूरे देश में जाके कहीं कर लूँ तो मेरा कहीं नाम नहीं होगा। और दूसरा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि इंसान जिंदगी में आता है, जीता है, अपने लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, अपने रिश्तेदारों के लिए करता है, और फिर एक दिन इस दुनिया से चले जाता है। लेकिन व्यक्ति वही है, भगवान ने एक ही जन्म दिया है, व्यक्ति वही है जो इस देश के लिए, दूसरों के लिए कुछ करे
और अपना देश में इस रूप में नाम रोशन करे कि उसने समाज के प्रति, अपने जहाँ जन्मा उस जिले के प्रति, उस शहर के प्रति उसने एक संभावना से, एक दिल से ये काम करा, और जिससे उसके मरने के बाद भी लोग बाग उसे याद रखें। ऐसा काम हर किसी को कुछ ना कुछ, चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, चाहे वो डॉक्टरी की फील्ड हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, हर फील्ड में किसी न किसी व्यक्ति को जरूर ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो अपना सर्व गर्व से ऊंचा करके ये कह सके, हाँ मेरे मरने के बाद भी मेरे को इस रूप में लोग बाग याद रखेंगे। हरजीत सिंह की बात सुन करके, हरजीत सिंह जी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को सुन करके आप क्या हरजीत सिंह के लिए कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरे को इस रूप में आपने मौका दिया। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हरजीत सिंह के बारे में जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं उनके बारे में जरूर कहिए, और बताइए हमें कि वास्तव में क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो कहा है, जिस कमिटमेंट के साथ, जिस भाव के साथ ये कह रहे हैं, क्या वही भाव वास्तव में ये दिखता है, क्या वही भाव, उसी भाव में आप इनको देखते हैं? जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ ऑनलाइन नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।